एस्ट्रोलॉजर बहू। मिश्रा जी यानी पंडित जी का घर, बड़ा ही खुशहाल परिवार, आलीशान घर, बड़ा सा फैमिली बिजनेस और घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और सबके दिलों में आपस में प्यार था। लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं चलता ना, तो बस वही देखते हैं कि क्या उलट फेर होने वाला है। एक दिन, बड़ी बहू देखो तो कौन आया है। अरे कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ। रागिनी अपने कमरे से आवाज लगाती है। आ रही हूँ मम्मी जी। ये गोलू बहुत परेशान कर रहा है, ना स्वेटर पहन रहा है ना ही सॉक्स, और बाहर कितनी ठंड है ये मान ही नहीं रहा। हाँ हाँ बेटा, उसे कपड़े पहना ले और फिर बाहर आ जा। इतनी देर में मंजू जी की आवाज सुनकर छोटी बहू महिमा बाहर आती है। अरे काव्या दीदी, आप आज इतने दिनों बाद, वो भी अचानक से? महिमा काव्या को गले लगा लेती है। काव्या मंजू जी की छोटी बहन की बेटी थी जो हरिद्वार से यहाँ चंडीगढ़ आई थी। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी अदरक वाली कड़क और गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। तब तक रागिनी भी बाहर आ जाती है। अरे वाह दीदी आप, लेकिन आज अचानक सुबह सुबह ये सरप्राइज समझ में नहीं आया। मंजू जी रागिनी की तरफ गुस्से से देखती हैं। नहीं मतलब कि आपके आने की कोई खबर ही नहीं थी, लेकिन आप आए ना, ये आपने बहुत बढ़िया किया। अरे खबर कैसी होगी, तुम लोग अपने अपने काम में लगे रहते हो। फिर मेरे भी दिमाग से निकल गया। काली मौसी का फ़ोन आया था तो कह रही थी काव्या चंडीगढ़ एक इंटर्नशिप के लिए आ रही है, तो फिर मैंने भी बोल दिया कि भाई हमारा इतना बड़ा घर किस दिन काम में आएगा। और फिर पंचकुला से चंडीगढ़ है ही कितना दूर, यहीं रह लेगी काव्या और उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। तब तक महिमा चाय लेकर आ जाती है। ये तो आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, अब आराम से रहना यहाँ। वही तो, हॉस्टल में 50 तरह के झंझट, ना खाना अच्छा मिलता है, जबकि ये अपना घर है। हाँ मौसी, ये बात तो है। हॉस्टल का सोच सोच कर ना मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि कभी हॉस्टल में रही नहीं हूँ ना, तो आदत भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मंजू जी की दोनों बहुएं एकदम बढ़िया थी, लेकिन जहां एक तरफ बड़ी बहू रागिनी काम से जी चुराती थी, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू महिमा को चाहिए होती थी अपनी तारीफ, और अपनी तारीफ के लिए महिमा जो न कर जाए वो थोड़ा है। इसलिए महिमा सासू माँ की लाडली भी थी। अब इस ठंड में रागिनी नए मेहमान को देखकर बड़ी टेंशन में थी कि अब क्या होगा। अब उसके दिमाग में यही लगातार चल रहा था कि काव्या कितने दिन के लिए यहाँ रुकने आई है, क्योंकि अब जब घर में कोई रहने आया है तो काम तो बढ़ेगा ही, और फिर काव्या तो सुबह सुबह ऑफिस जाएगी और सुबह की ड्यूटी है जेठानी जी की। अब देखते हैं कि आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर शाम होते होते रागिनी की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एक नया बहाना ढूंढने लगती है। रागिनी और महिमा किचन में काम कर रहे थे। चलो ना भाभी, सब्जी भी बन गई, बथुआ का रायता भी बन गया है, अब तो बस रोटियां बनानी बाकी है। अरे महिमा, सर्दियों में ना रोटियां बनाना ही बड़ा टास्क है। पापा जी को 2 बाजरे की 2 मक्के की चाहिए, मम्मी जी को 1 बाजरा 1 मक्का 1 गेहूं की चाहिए। बच्चे बाजरे और मक्के की तरफ देखते तक नहीं है, और हमारे पति भाभी, उन दोनों का ये है कि जिस दिन उनके लिए जो रोटी ना बनाओ उस दिन वही चाहिए, और जिस दिन अपने मन से बना दो तो खानी नहीं है। अरे वही तो, कितना झंझट है यार महिमा। भाभी आप परेशान ना हो, मैं बना लेती हूँ रोटी, आपको अगर कोई काम बाहर पड़ा है तो वो आप देख लो। ये सुनकर रागिनी मन ही मन खुश हो जाती है और चलने लगती है। तभी उसके दिमाग में एकदम से ये आता है कि भाई ये तो सही समय है, तो बस मौका देखकर चौका मार दे। नहीं नहीं महिमा, अभी रोटियां तो मैं बना दूंगी, लेकिन मैं तुमसे ना ये कहना चाह रही थी कि कल से सुबह का खाना तुम देख लोगी क्या? क्योंकि वो कल से ना काव्या दीदी को जल्दी ऑफिस जाना होगा और उसी टाइम मुझे गोलू को भी रेडी करना होता है स्कूल के लिए, मतलब अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये कहते हुए रागिनी इसलिए डर रही थी क्योंकि उसकी कामचोरी के चलते पूरा घर अकेले महिमा पर आ जाता था। इसलिए मंजू ने डिसाइड किया था कि सुबह का खाना रागिनी और शाम का महिमा बनाएगी। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, कोई नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन अब रागिनी को अपनी ये कामचोरी वो कहते हैं ना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो बस वही कुल्हाड़ी मार लिए महिमा की प्यारी जिठानी यानी कि रागिनी ने। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। महिमा मोबाइल पर कोई वीडियो देख रही थी, तभी काव्या ऑफिस से आती है। क्या देख रही हो भाभी? बस दीदी कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रही थी। आपको इंटरेस्ट है क्या इसमें? महिमा मन ही मन सोचती है कि वाह भाई, ये सही मौका है अपनी तारीफ करवाने का, कुछ ना कुछ तो बता ही दूंगी। हाँ दीदी, आओ आपके बारे में बताऊं। क्या भाभी, आप देख लेती हो कुंडली?
अरे हाँ, क्यों नहीं। लाओ, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस बताओ। बस फिर क्या, काव्या अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती है और महिमा काव्या को कुछ बातें बताती है। क्या भाभी, सच में ऐसा होने वाला है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दीदी। फिर क्या, बस यहाँ से जो खेल शुरू होता है वो खुद महिमा ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस बात को उसने बहुत हल्के में लिया था। अब काव्या ने ये बात अगले दिन ऑफिस जाकर अपने कलीग्स के साथ शेयर करी और बस फिर उसके कलीग्स उसी दिन उसके साथ घर आ जाते हैं। काव्या चहकती हुई उस दिन घर आती है और कहते हैं कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो ना, फिर सारी कायनात भी आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और बस उस दिन कायनात ने भी ऐसा खेल खेला कि मंजू जी घर पर नहीं थी और उस दिन कायनात भी महिमा को फेम दिलाने के लिए पूरी शिद्दत से तैयार थी। अब तो महिमा एकदम फ्री होकर सबसे पहले खुलकर बात करती है, सबके बारे में पूरी तरह जान लेती है और फिर अपना ज्योतिष पर हाथ आजमाने लगती है। भाभी अब देखो ना, मेरी अच्छी जॉब कब लगेगी? शिवानी, आपकी अच्छी जॉब ना 6 महीने से 1 साल के बीच में लग जाएगी। सच्ची भाभी? बिल्कुल शिवानी, आपकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। भाभी अब तो मुझे बस ये बता दो कि मेरी परेशानी कब दूर होगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना। ओह माय गॉड, भाभी आपको कैसे पता ये बात? अरे मुझे कहाँ कुछ पता है, ये तो आपके सितारे खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। सम्यक, काव्या और शिवानी तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तो भाभी मेरा अभी जो ब्रेकअप हुआ है उसका पैचअप कब होगा? मैं तुमको परेशान तो नहीं करना चाहती सम्यक, लेकिन अभी तुम ना उसका इंतज़ार करना छोड़ दो और अपने करियर पर ध्यान दो। अच्छा भाभी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि ऐसी लड़की के पीछे भागना ठीक नहीं है। अब समय होता है उनके जाने का, तो महिमा उठकर जाने लगती है। शिवानी महिमा के पास जाती है और दक्षिणा देती है, लेकिन महिमा ये देखकर चौंक जाती है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं भाभी, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कभी भी किसी से बिना पैसे दिए भविष्य नहीं दिखवाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बात ना सच नहीं होती। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? अरे फिर तो तूने सही बता दिया शिवानी। ये लीजिए भाभी, मेरी तरफ से भी ये रखिए प्लीज़। अब तो महिमा पैसे देखकर एकदम खुश हो गई। तभी रागिनी भी अपने रूम से निकल कर आती है। अरे बड़ी देर से आवाज़ें आ रही थी, क्या गपशप चल रही है? कुछ नहीं भाभी, बस महिमा भाभी मेरे दोस्तों को भविष्य बता रही थी। क्या? ये बोलते बोलते रागिनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो महिमा को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, हाय रब्बा, अब ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? महिमा भविष्य बताना कब से सीख गई? पैसों को देखकर महिमा के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे महिमा, ये तो क्या ही हो गया यार। वैसे तुझे पंडित जी ने बचपन में बताया तो था कि लड़की तुझे अपने जीवन में पक्का फेम मिलेगा। लगता है वो समय आ गया। लेकिन यार मुझे तो कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है। मैंने तो उनकी कुंडली के बारे में एक एप्लीकेशन से देखकर बता दिया था, और थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाना पड़ता है। शिवानी की जॉब 1 साल में तो लगी जाएगी यार। अभी इंटर्नशिप है तो बस उसके ख़त्म होने के बाद। और सम्यक तो भूल ही गया था, उसने खुद ही मुझे बताया था अपने ब्रेकअप के बारे में। और अब उसकी नौकरी अच्छी नहीं है तो छोकरी कहाँ से आएगी रे बाबा। मेहनत करनी चाहिए उसको। अच्छा है, दिमाग लगा दिया मैंने। महिमा लगातार अपने आप से बातें करती जा रही थी, तभी रोहित भी रूम में आ जाता है। अरे महिमा तुम क्या बातें कर रही हो, वो भी खुद से अकेले बैठे बैठे? महिमा जैसे एक सपने से बाहर आई। महिमा पूरी बात अपने पति को बताती है। रोहित बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। जहापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अरे यार महिमा तुम्हारा जवाब नहीं है, लेकिन आगे से इन सब बातों का ध्यान रखना, ये सब नहीं करना है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। हाँ रोहित, मुझे पता है। मैंने इसलिए एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है और अब मैं जल्दी ही एक बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगी। महिमा मैं सच कह रहा हूँ, किसी दिन तुम फंसी ना तो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। अरे अभी तो मुझे जानते नहीं हो प्यारे पतिदेव। रोहित के समझाने के बाद महिमा अब कहाँ सुनने वाली थी। महिमा कुछ दिन बाद अपनी किटी पार्टी में जाती है और अब तो महिमा ने ठान लिया था कि वो फेमस होकर रहेगी। आज की पार्टी में तो सोनिया भाभी और मीनल भाभी की होगे बल्ले बल्ले। थोड़ी देर बाद सोनिया तो सारे गेम्स जीत जाती है, लेकिन मीनल की जगह सरिता को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। महिमा यार, तूने तो कहा था कि मेरी होगी बल्ले बल्ले, लेकिन मेरे को तो बस 2 ही गिफ्ट्स मिले। अब महिमा जी फंस गई चक्कर में। लेकिन ये क्या, अब एस्ट्रोलॉजर महिमा जी अपना नया कार्ड खेलती है।
कुछ कर महिमा, कुछ कर, नहीं तो तेरा तो फेम बस गया काम से, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा मिनल, ये बता, तेरा बर्थडे 4, 13, 22, 31 इन 4 डेट्स में से किसी दिन आता है क्या? हाँ, मेरा बर्थडे 22 मार्च को आता है, लेकिन उससे क्या हुआ? अरे यार, यही तो पूरी गड़बड़ है। तेरा जन्मांक 22 के हिसाब से 4 हुआ, जिसके कारण तेरा कारक ग्रह हुआ राहु। बस तू समझ ले भैया राहु की चाल। मिनल घबरा जाती है। मतलब मैं समझी नहीं महिमा, तू कहना क्या चाहती है? अरे बहन, तू न जाने कहाँ होती, लेकिन आज तेरे जीवन में जो भी परेशानी है उन सब का कारण राहु है। अब जब तक तू इसे स्ट्रांग नहीं करेगी तब तक तू समझ ले कि परेशानी रहेगी। तो फिर मुझे राहु स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ेगा महिमा? तब पीछे से आवाज़ आती है, जब किसी से ऐसे भविष्य दिखवाते हैं तो उसका ऐसे नाम नहीं लेते, उसे महिमा नहीं गुरुमा बोल। अच्छा गुरु माँ, अब मुझे क्या करना होगा आगे? देखो, तुम मेहनत तो बहुत करती हो, लेकिन उसका फल तुम्हें नहीं मिलता। हाँ सही बात। तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी टिकती ही नहीं। हाँ गुरु माँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना है वो बताइए। अरे ये बातें ऐसे नहीं बताई जाती, ये बातें तो तेरी कुंडली का विश्लेषण करके ही बता सकती हूँ। अच्छा महिमा, तू देख लेती है कुंडली? पीछे से फिर से आवाज़ आती है, महिमा नहीं गुरुमा। मुझे माफ़ कीजिए गुरु माँ, लेकिन मैं कैसे कुंडली दिखा सकती हूँ आपको? इसके लिए तुम घर आ जाना। अब क्या, महिमा तो चली गई, लेकिन सब औरतों के दिमाग में ये सवाल छोड़ गई। कौन सा सवाल? अरे वो सवाल हम आपको खुद ही आगे बताएंगे। अब अगले दिन सुबह सुबह मिश्रा निवास के दरवाजे पर घंटी बजती है। आप इतने कड़कड़ती ठंड में इतने सुबह सुबह कौन आ गया? लोगों को बिना किसी के यहाँ जाने का समय पता नहीं होता। जब मंजू जी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है पड़ोसन सुषमा जी सामने खड़ी है। अरे सुषमा, तो इतने सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मंजू जी, सब ठीक है, लेकिन वो आपकी छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे सुषमा, तू भी कमाल करती है। जनवरी की ठंड में सुबह के 7 बजे कोई क्या कर रहा होगा? अरे वो अभी सो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, सो नहीं रही हूँ मम्मी जी, साधना कर रही थी। मंजू जी महिमा को ऊपर से नीचे ऐसे देखती हैं जैसे उनको करंट लग गया हो। महिमा ने एकदम केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी और तिलक लगाए खड़ी थी। अरे तुझे क्या हो गया छोटी बहू? तेरे दिमाग में कोई ठंड तो नहीं लग गई? अरे मंजू जी, आपकी बहू इतनी होशियार है, इतनी बड़ी भविष्य करता है, आपने ये बात आज तक हमसे छिपा कर क्यों रखी? और आप गुरु माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? गुरु माँ? अरे तेरा दिमाग फिर गया है क्या सुषमा? तभी सुषमा मंजू जी को धक्का देते हुए घर के अंदर महिमा के पीछे पीछे चली आती है। गुरु माँ, आप तो बस ये बता दो कि मेरे छोटे बेटे की शादी कब होगी? क्या उम्र है अभी आपके बेटे की? और महिमा फिर सुषमा जी से बातें करने लगती है। यहाँ मंजू जी इस सदमे में होती है कि आखिर ये सब कब हुआ। अभी सुषमा जी की बातचीत ठीक से ख़त्म भी नहीं हुई थी, तब तक महिमा की किट्टी पार्टी की दूसरी औरतें आ जाती है और देखते ही देखते मिश्रा निवास में ऐसा जमावड़ा लग जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी भविष्य वक्ता वहाँ विराजमान हो। अब जैसे ही भीड़ कम होती है, मंजू जी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर महिमा से पूछती हैं, ये क्या माजरा है? मम्मी जी, ये लोग मुझसे मिलने अपने आप ही आ रहे हैं, मैंने तो इनको नहीं बुलाया। और फिर किट्टी पार्टी में हुई बात का जिक्र करती है। अरे तो ये ठीक नहीं है महिमा बहू, मैं तो तुझे इतना समझदार समझती थी और तू ये क्या हरकत कर रही है? पीछे से रागिनी ये सारी बातें सुन रही थी। अब समझ में आया मम्मी जी, अभी तक तो बस छठी बहू, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। महिमा अपने कमरे में आ जाती है। महिमा ये क्या है? सुबह सुबह मुझे सब सुनाई दे रहा था यहाँ से। अरे रोहित, मुझे तो बस फेम चाहिए, और देखो मैं किसी को पागल तो नहीं बना रही हूँ। तुम्हें भी पता है कि मुझे थोड़ी बहुत तो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, और बाकी मैं अपना कॉमन सेंस यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, अब की बार आपने कौन सा कारनामा किया, ज़रा बताना। देखो, हर इंसान को ये लगता है कि उसे अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा। हाँ यार, ये बात तो एकदम सच है। और दूसरी ये कि हर इंसान को ये भी लगता है कि उसके पास लक्ष्मी जी आती है लेकिन ठहरती नहीं है। वाह महिमा, मान गए तुमको यार, क्या ही दिमाग पाया है तुमने। लेकिन प्लीज़ अब बंद कर दो ये सब। और तो सुनो, आगे मैंने मिनल को बताया कि उसका बर्थडे 4, 13, 22, 31 में से किसी दिन होगा। अरे मुझे तो पहले से उसका बर्थडे पता था। और रही बात राहु की, तो वो तो फिर मुझे नॉलेज है ही, क्योंकि मैं खुद जन्मांक 4 की हूँ यार। अब रोज़ शाम होते होते मिश्रा निवास में भीड़ जुटने लगती।
वो जेठानी जी जिन्होंने काम चोरी के कारण सुबह से अपनी ड्यूटी शाम की करा ली थी, वो अब सबको पानी पिलाते पिलाते और बर्तन मांजते मांजते परेशान हो रही थी। अरे यार क्या नाटक है ये, अब तो ये रोज़ का हो गया है। मैं आज ही मम्मी जी से इस बारे में बात करती हूँ। रागिनी, यही सही मौका है तेरे पास। आज तक तो कभी मम्मी जी ने तेरी बात सुनी नहीं, लेकिन अब सुनेगी। रागिनी मंजू जी के पास जाती है। देख रही हो मम्मी जी, आपकी लाडली छोटी बहू ने क्या हाल कर रखा है घर का। हाँ बहू तो सही कह रही है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी दरवाजे पर गुरु माँ महिमा जी के एक और भक्त की दस्तक होती है और सामने महिमा की दोस्त मीनल होती है। गुरु माँ, महिमा, आपकी महिमा अपरंपार है। आप तो बस मुझे ये बताओ कि आपने मुझे राहु स्ट्रांग करने के लिए ये स्टोन पहनाया था, लेकिन इतने दिनों में मुझे इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अरे बैठो बैठो मिनल जी, ज़रा आहिस्ता से बैठो, कोई बात नहीं। मैं आपको राहु के लिए बताना चाहूँगी कि आप एक बड़ा यज्ञ करा लें और आप एक उपल स्टोन भी धारण कर लें। तभी वहाँ सुषमा जी आती हैं। गुरु माँ, आपने मुझसे पूरे 5100 की दक्षिणा ली थी, लेकिन न तो इन 25 दिनों में मेरे बेटे के लिए कोई रिश्ता आया, ना ही मेरे बेटे की जॉब लगी। अब ये सारी बातें मंजू जी और उनकी जेठानी रागिनी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। हाँ जी गुरु माँ, क्या राय है आपकी इस पर? आप कुछ और आगे की भी भविष्यवाणी कर दो। महिमा सिर नीचे करके बैठ जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। तभी रोहित भी वहाँ आ जाता है और महिमा को सबसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। आप लोग मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था मुझे बहुत नॉलेज है, इसकी बेस पर मैं आप लोगों का भविष्य बताने लगी थी, लेकिन ये इतनी आसान विद्या नहीं है। इनके पैसे भी वापस करो महिमा। और फिर महिमा सबके पैसे भी वापस कर देती है और फिर अपनी सास और जेठानी से माफ़ी मांगती है।